हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 5 हिंदी का अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है भाषा और व्याकरण यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। अब व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या होता है? भाषा का विकास कैसे? भाषा वह साधन है, देखिए भाषा क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार को ग्रहण करते हैं, यानी कि जो चीज़ हम किसी से व्यक्त करते हैं यानी कि बोलते हैं और दूसरों की बातों को सुन करके जो समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा को ही शुद्ध रूप से जब एक नियंत्रित भाषा को एक नियंत्रित रूप से लिखा जाता है और उसे पढ़ने की जो शैली होती है उसे क्या कहते हैं? हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भाषा का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य संकेतों से अपनी बात दूसरों को समझाता था। अब बताइए, जो कोई बोल नहीं पाएगा, आप लाइव एग्जांपल देखिए, जो लोग बोल नहीं पाते वो क्या करते हैं? उंगली दिखाते हैं या फिर मुंह हिलाते हैं। उंगली दिखाते हैं तो जो लिप रीडर होते हैं या फिर जो उंगली दिखाने से समझ जाते हैं वो क्या करते हैं? उनकी भाषाओं को समझते हैं। उसी तरह पहले के जो लोग थे उनके पास भाषा नहीं थी, वो लोग बोल नहीं सकते थे, किसी को कुछ समझा नहीं सकते थे भाषा के रूप में, तो वो क्या करते थे? संकेत के माध्यम से लोगों को समझाते थे। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ संदेश या चिन्ह बनाने आरंभ कर दिए। अब उन्होंने क्या किया? अब ज्यादा संकेत देने पे कुछ लोग समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने क्या किया? एक फिक्स्ड चट्टान पे या फिर पत्थर, जिससे देखते हैं ना पेंटिंग लोग किए रहते हैं, एलोरा जो है वहाँ पे उत्तराखंड के पास में जो भी है, ये सब जगह पर आपको पत्थरों की केव पेंटिंग मिलेंगी। उससे क्या करते थे लोग? अपने भाषा को समझाने के लिए, अपने जो कहना चाहते थे उसकी आर्ट बना देते थे। आर्ट भी उस तरीके का पत्ते उत्ते को रगड़ करके रंग बना करके बना दिया जाता था, जिससे लोगों को क्या करते थे? बताना चाहते थे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और वो लोग समझ भी जाते थे और उनके बीच का जो जीवनचर्या था वो चलता था इसी माध्यम से। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ आसान हो गया। देखिए संकेत जब मिलने शुरू हो गए इस तरीके के पत्थर पे बना करके, तो क्या हुआ? लोगों को संकेत करने में, दूसरे को समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन दिक्कत तो अभी भी थी क्योंकि बोल नहीं सकते थे। बोलना एक सबसे अच्छी चीज होती है और वो समझाने के लिए किसी को संकेत बताता है, किसी को बना करके आप कोई गलत भी समझ सकता है। आप कुछ बना रहे हैं, अब उसके मन में कुछ और चल गया, तो ये सब आपकी दिक्कत थी। फिर जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसने अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत महसूस हुई। उससे क्या महसूस हुई कि हमें एक साधन मिल जाए, यानी कि हम भाषा से कुछ बोल सकते। देखिए यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं, ये लिखना चाह रहे हैं, IFG नहीं लिखते थे, उस तरीके की उनकी भाषा थी। ठीक है गाइस, के फलस्वरूप भाषा का विकास हुआ। इसी के फलस्वरूप जब लोग सोचते थे, महसूस करने लगे, तो इसके बारे में कुछ विचार करते हैं, तो उससे क्या हुआ? भाषा का निर्माण हुआ, भाषा का विकास हुआ। भाषा का रूप बार बार बदलता रहा है। भाषा का रूप यानी कि कभी लोग बोल करके समझाते थे, संकेत से समझाते थे, ये सब क्या है? भाषा के ही रूप है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। भाषा का रूप बार बार बदलता रहता है। ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा किसका रूप हमेशा बदलता रहता है, तो क्या लिखेंगे आप लोग? भाषा का रूप हमेशा बदलता रहता है। अनेक वर्ष बदलता रहा है, बदलता रहता नहीं, बदलता रहा है, क्योंकि अभी फिक्स हो चुका है कुछ समय के लिए। अब आगे के फ्यूचर की हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या पता हम जो बोल रहे हैं इससे भी अच्छी कोई शैली आ जाए बताने की, किसी चीज को संकेत करने की, या फिर कुछ माइंड रीडिंग की चीज आ जाए, तो वो सब चीजों की हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। भाषा का रूप बदलता, उनके वर्षों के बाद, अनेक वर्षों के बाद भाषा का एक निश्चित स्वरूप बना। क्या हुआ? एक निश्चित स्वरूप बना, यानी कि यही भाषा है, यही चीज हमारी भाषा है। भाषा के समाज में, भाषा आज के समाज में भाषा का विशेष महत्व। ये तो सही बात है बच्चों। आज हम जो भी कुछ बोलते हैं या फिर जो भी कुछ समझते हैं वो किसके माध्यम से समझते हैं? भाषा की। यानी कि हमारे समाज में किसकी ज्यादा जरूरत है? भाषा की। भाषा ही नहीं, मनुष्य ही नहीं,
पशु पक्षी भी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। लेकिन उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग है, इसीलिए कहते हैं भाषा का रूप बदलता रहता है। वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। वे विभिन्न आवाजों और संकेतों से अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चिहचिहाती हैं, शेर गुर्राता है। तो सबकी अलग अलग भाषा है, सभी के सभी अनेक अनेक संकेतों से समझाते हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अंदर की फीलिंग दूसरे मनुष्य को किस तरीके से समझा सकते हैं? बोल करके या उसे रोक करके, कुछ समझा करके। क्योंकि हमारी जो माइंड होती है वो माइंड की कैपेसिटी बाकी जानवरों से अच्छी होती है। हम किसी चीज़ को अपने मनुष्य को ही नहीं, जानवरों को भी कोई चीज़ सिखा सकते हैं। हम अगर चाहें तो कोई जानवरों को भी, अगर जानवर को अगर आप ट्रेन करेंगे तो जानवर भी उस भाषा को ट्रेंड करके उस कुछ चीज़ों को समझेगा। तो कुछ लोग कुत्ते का नाम टॉनी सोनी रख देते हैं तो बोलने पर वो सुनता है ना, इसी तरीके की बातों को बता रहा है। आज के जो भाषा के माध्यम अपने मन के भावों का आदान प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब भाषा के रूप देख लेते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा, यानी कि दो रूप होते हैं। एक जो बोल करके हम किसी चीज को प्रकट करते हैं और एक लिख करके हमें वर्ड से ही समझ में आ गया। मौखिक यानी कि बोल करके, लिखित यानी कि लिख करके। ठीक है गाइस, अब मौखिक भाषा क्या होती है? स्कूल में बाल सभा का आयोजन हुआ। चित्रशा ने प्रदूषण की समस्या पर भाषण दिया। क्या हुआ? बच्चों के बीच में सभा बुलाई गई, कई बच्चों को एकत्रित किया गया। उसमें चित्रशा थी, एक लड़की थी। उसने क्या किया? प्रदूषण की समस्या पे भाषण दिया। उसने बोल करके अपनी बात को कही। किससे क्या करके बोली? उसने बोल करके अपनी बातों को समझाया। अध्यापिका ने उसे सुनकर बधाई दी। जो वहाँ की अध्यापिका थी उन्होंने उसकी बातों को सुनी और उसे क्या की? शाबाश बेटा, तुमने अच्छा बोला, ये कहकर उसे शाबाशी दी। अब देखिए उसने किस पर बोला? प्रदूषण की समस्या पे बोला। प्रदूषण आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। और उसने किस माध्यम से बोला? बोल करके। यानी भाषण कभी भी दिया जाता है बोल करके दिया जाता है बच्चों, लिख करके भाषण नहीं दिया जाता। ठीक है, यह भाषा का मौखिक रूप है। ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप। जो चीज हम बोल करके किसी को समझाते हैं वो किस रूप में आता है? मौखिक रूप में आता है। इसमें बोलना, सुनना और कहना सम्मिलित है। क्या है? बोलना, सुनना, किसी की बातों को सुनना, कोई चीज बोलना या किसी भी चीज की कहना। हम कहेंगे तो वो तो बोलेंगे ही, सीधी सी बात है। ये सारे किसके अंदर सम्मिलित हैं? मौखिक भाषा के अंदर। अब चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? भाषा का रूप। क्या नाम है उसका? लिखित भाषा। दिव्या ने अपनी सखी को पत्र लिखा। दिव्या ने अपनी सखी को पत्र लिखा। पत्र को पढ़कर सखी बहुत प्रसन्न हुई। उसने भी पत्र लिखकर बधाई दी। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिव्या ने पत्र लिखा। दिव्या ने अपनी मन की भावनाओं को उस पेज पे प्रकट किया। उस पेज पर उसने अपनी मन की भावनाओं को लिख करके अपने दोस्त यानी अपनी सखी को क्या किया? उसने कुरियर किया, फिर दे दिया। उसकी सखी उसकी लिखी हुई चीजों को पढ़ी। उसकी लिखी हुई चीजें, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा गाइस। लिखी हुई चीजों को पढ़ी और प्रसन्न हुई और उसने क्या कहा? बधाई दी उसको। क्या की? शाबाश, तुमने मुझे बहुत अच्छा, थैंक यू कह करके उसे शाबाशी दी, उसे प्रेरित किया, उसे उत्तेजित किया। ठीक है गाइस, ये सब नए वर्ड है, इसे आप नोट करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ। आपने हमारे वर्ड को केयर किया होगा तो हमने क्या कहा? उसने लिखा और फिर उसकी सखी ने उसे पढ़ा। तो क्या वो लिखना और पढ़ना किसके अंदर आता है? लिखित भाषा का रूप है। लिखना और पढ़ना गाइस। ठीक है, यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें लिखना और पढ़ना सम्मिलित है। ठीक है गाइस, अब लिखित भाषा भी क्लियर हो चुका होगा आपको, उम्मीद करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अब कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मौखिक भाषा में क्या होता है? बोलना, सुनना और कहना। और लिखित भाषा में क्या होता है बच्चों? लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना। और मौखिक में सुनना, बोलना और कहना। ठीक है गाइस, यही आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं लिखवा दे रहा हूँ ट्रिक। भाषा का मौखिक रूप ये नहीं लिखेंगे आप। इसमें मौखिक भाषा में इसमें बोलना, सुनना और कहना सम्मिलित है। और लिखित भाषा में इसमें लिखना और पढ़ना सम्मिलित है। ठीक है गाइस, अब भारत की भाषाएं, यानी अपना देश क्या क्या नाम है? भारत, जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान भी कहते हैं। ठीक है गाइस,
अब भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, यानी भारत में संविधान है जिसमें हमको बताया गया कि हर चीज़ की गाइडेंस दी गई, ये काम आप इतने टाइम पे करेंगे, ये चीज़ के लिए आपको इतना अधिकार दिया गया। उस संविधान के अंदर भारत में 22 भाषाओं को माना, यानी 22 भाषाएं मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि बोली जा सकती हैं, जिसमें पहला क्या है, असमिया भाषा है, दूसरा बंगला भाषा है। अब असमिया भाषा कहाँ बोली जाती है, असम में बोली जाती है। बंगला भाषा कहाँ बोली जाती है, बंगाल में। उसी तरह बोडो कहाँ बोली जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डोगरी कहाँ बोली जाती है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गुजराती तो बच्चे पढ़ कर के समझ जाएंगे, गुजरात। हिंदी कहाँ बोली जाती है, अपने यूपी में, एमपी में, जहाँ आप समझे वहाँ बताएं, ठीक है। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है, कश्मीरी कहाँ बोली जाती है, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी यानी कि मुंबई, नेपाली नेपाल, उड़िया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब, संस्कृत संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये जितनी भाषाएं, ये सब संविधान ने अपने भाषाओं को पारित की। ये सभी भाषाएं अपने देश में मुख्य रूप से बोली जाती है। किस रूप से, मुख्य रूप से, यानी ज़्यादातर इन्हीं भाषाओं को उपयोग किया जाता है। आपके लिए होमवर्क यही रहेगा बच्चों कि आपको ये जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनके आपको स्पष्ट रूप से राज्य लिखने हैं, यानी कि किस जगह पर कौन सी भाषाएं बोली जाती है। यानी कि हर जगह, देखिए आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं या फिर एमपी में, मध्य प्रदेश में रहते हैं, चाहे कहीं पे भी रहते हैं आप लोग, उस स्टेट की आपकी क्या मुख्य भाषा है वो लिखेंगे, और बाकी जितने हैं आपकी उन सभी स्टेट्स की भाषाओं को आप नोट करेंगे, ठीक है गाइस। ये 22 भाषाओं की मुझे एक लिस्ट चाहिए, आप लोग बना करके मुझे सेंड करिए व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। मैं देखूंगा, अगर जिसका सही रहेगा उसे स्टार मिलेगा, और मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बन जाएगी। अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आपको कोई बात नहीं, जितने आ रहे उतने लिखिए, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए हम अलग से वीडियो में इसको कंप्लीट कराएंगे। इसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है गाइस। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। गाइस ध्यान दीजिएगा, हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी। यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है, राष्ट्रभाषा इंडिया की कोई नहीं है, यहाँ पर आपके बुक में गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रभाषा भारत की कुछ नहीं, भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं। ये बुक में आपकी मिसप्रिंटिंग है गाइस। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो क्या है, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। भाषा के बोलने समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती है, यानी कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे मुंह से जब निकलता है तो उससे क्या होता है, उन ध्वनियों को लिखने के लिए, जब हम उन ध्वनियों को लिखते हैं, देखिए ये उन लिखा है, इसमें भी कुछ लिपि है, यानी कि ये जो अक्षर हैं ये जो माध्यम से लिखे गए हैं, किस माध्यम से लिखे गए हैं, हिंदी के देवनागरी लिपि से लिखे गए हैं। देवनागरी एक लिपि है जिसमें कि ऊ इसको कहते हैं। ऊ आपको पता नहीं है किसे कहते हैं, अगर आपको पता नहीं ऊ किसे कहते हैं, मैं ऊ कह दूं तो आप क्या कहेंगे, आप इसको भी ऊ समझ सकते हैं, आप इसको भी ऊ समझ सकते हैं, ठीक है गाइस, इसको भी आप वो समझ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक निश्चित किया गया है, और उस निश्चित की हुई वर्ण को जिस माध्यम से निश्चित किया गया उसे क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट कहते हैं। यह चिन्ह एकदम निश्चित है। अब आपको कह दिया जाए ये ऊ है, तो अगर आपने जानते हैं तो ये क्या होगा, ऊ होगा। ये आपके लिए बच्चों नई चीज होगी कि ये देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट दी गई है, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हम कोई भी शब्द लिखते हैं या फिर वर्ड लिखते हैं या फिर लेटर लिखते हैं तो उसे किस रूप से लिखते हैं, लिपि के माध्यम से लिखते हैं। यानी कि इस लिपि का ऊ है, ये य है, ये र है, ये ल है, ये अ है, ये सब हम कैसे जानते हैं, जब हमें बताया गया। और ये सब कहाँ चिन्ह किए गए, इसे किसने लिया, ये सब लिपि के अंदर आते हैं बच्चों। क्या किसके अंदर आते हैं, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे देखिए उर्दू में कुछ इस तरीके से लिखते हैं सब, मद्रासी में इस तरीके से उस तरीके से लिखते हैं लोग, तो सबकी अलग अलग लिपि होती है। हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। ये कौन सी लिपि कहते हैं, इसे कहते हैं देवनागरी लिपि। हिंदी जो बोली जाती है, हिंदी, संस्कृत एवं मराठी की लिपि देवनागरी होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम जो लिखते हैं वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी। सबको अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए बच्चों, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, सीता गीता राम राम जो भी है कुछ भी हो सकता है, ठीक है गाइस, एनीवन XYZ। तो आपका एक नाम है, उसी तरह इन लिपियों का भी अलग अलग नाम है।
हिंदी और संस्कृत दोनों एक ही लिपि लेके चल रहे थे, तो हम इसे हिंदी तो बोल नहीं सकते हैं, हिंदी की लिपि। तो इसे नाम दिया गया था वर्षों साल पहले ऋषि मुनियों ने देवनागरी यानी कि देवों की नगरी की लिपि। देवों की नगरी की लिपि यानी सबसे पहले संस्कृत था और हिंदी, ये दोनों की लिपि मिल रही थी, तो हम संस्कृत की लिपि कहेंगे कि हिंदी की लिपि कहेंगे। इसे देवों की नगरी की लिपि कही जाती है, देवनागरी। पंजाबी की क्या है, गुरुमुखी, वो लोग गुरु लोग से मतलब रखते हैं। अंग्रेजी की क्या है, रोमन। रोमन नंबरल आपने पढ़ाई, वहाँ पर मैंने बताया था। इंग्लिश की लिपि होती है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट होती है रोमन, इसीलिए वो रोमन संख्या में रोमन नंबरल बताई जाती है। उर्दू की क्या है, फारसी। आप लोग बच्चे जानते होंगे उर्दू की लिपि क्या है, फारसी। फारसी लोग करते हैं, तो उर्दू की वो लिपि। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको पूरी कॉन्सेप्ट हो जानी चाहिए लिपि की। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप आस्क करिए। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, क्या आता है, बोली यानी डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। कोई भी चीज हम बोलते हैं यानी मौखिक भाषा जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम बोली कहते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी डायलेक्ट यानी बोली है। यह रूप समीप क्षेत्र में प्रयोग लगा जाता है। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, पहाड़ी आदि। देखिए हिंदी भाषा भी कई तरीके से बोली जाती है। किस तरीके से बोली जाती है मैं समझा रहा हूँ। कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, कुछ लोग मैथिली बोलते हैं। अब देखिए अवध में जाएंगे तो अवध की हिंदी बोली जाएगी। अगर यूपी के मेन क्षेत्र में आए तो यूपी की, अगर वही बिहार के साइड में चले जाए तो भोजपुरी। ये सारी हिंदी के ही रूप है, हिंदी के ही विकसित रूप है। उसे हिंदी को ही काट काट के उसमें कुछ अपने क्षेत्रीय भाषाओं को घुसा करके उसे बना दिया गया। तो इस जो परिवर्तित रूप है इसे क्या कहते हैं, हम लोग बोली कहते हैं। जो हम अपने मुंह से बोल देते हैं उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। जो कुछ भी अपने मुंह से बोल दिए अगर वो सही रूप से व्यवस्थित है तो वो क्या कहलाएगी, बोली कहलाएगी। सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस। अब देखिए ग्रामर, जो आपसे व्याकरण कहा जा रहा था, अभी तक आपके दिमाग में था व्याकरण, व्याकरण घूम रहा था सर ने शुरुआत में समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। अब देखिए व्याकरण आपके सामने आ चुका। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। देखिए व्याकरण एक अलग सी चैप्टर है। हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण में ये सिखाया जाता है कि आप अपनी भाषा को, भाषा तो आप समझ गए गाइस, उसको किस तरीके से शुद्ध रूप से यानी कि पूरी सटीक रूप से लिखें कि आपका एग्जामिनर चाहे कोई भी रहे वो उसे काट ना सके। अगर कोई बच्चे का ग्रामर अच्छा यानी व्याकरण अच्छा है, इसीलिए व्याकरण पढ़ाया रहता बच्चों कि आपकी पढ़ने की शैली और बोलने की शैली क्या हो, अच्छी हो, इसीलिए व्याकरण जरूरी है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, यानी कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम इस तरीके से बोझ गाज देंगे। ठीक है, अगर व्याकरण का ज्ञान होगा तो इस तरह के बच्चे क्या करते हैं, ओ आ न पा उ इस तरीके से शब्द बना लेते हैं। जब व्याकरण का ज्ञान होता है बच्चों को तो वो शब्द एक तरीके के माध्यम से बनते हैं, जिनका कोई अर्थ निकले उसी को शब्द कहते हैं बच्चों। ना कि आप जो भी मन गलत शब्द बना लेते हैं वो शब्द सही नहीं होते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले वही व्याकरण कहता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। कोई चीज़ हम बोल रहे हैं तो शुद्ध बोलना है, अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो सही लिखना है, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे हम सुधार सके तो वो क्या किससे सिखाया जाता है, व्याकरण से सिखाया जाता है। देखिए और समझिए, देखिए अब कैसे। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही, सीता गाना गाती है, ये गलत है। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा है रहा, अगर गाय, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो ये आप कह देंगे ये भी सही, सीता गाना गा, सीता गाना गा है, तो ये सब आपका व्याकरण का अगर नहीं है तो गलत है। अगर व्याकरण आपको पता रहेगा तभी आप इनके बीच में भेद कर पाएंगे। अगर सीता गाना गा है, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं रहेगा तो आप इसे भी सही कर देंगे, लेकिन ये क्या है बच्चों, गलत है। सीता गाना गा रही है वही सही होगा। कल जाना है कोलकाता मुझे, तेरे को मैंने देना है, तेरे को मैंने देना है। बच्चों बताइए सही है शब्द। परीक्षा डिब्बी परमात्मा, ये क्या सही है। इन चारों दानों में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। देखिए बच्चों, सीता गाना गा रही है, पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्ध, सीता गाना गा रहा है। बच्चों देखिए मैंने कहा था ना गा रहा है, मैंने यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि हमसे क्या गड़बड़ हो रही है। देखिए मुझे कल कोलकाता जाना है और इसने क्या लिखा है, कल जाना है कोलकाता मुझे। दूसरे वाक्य में शब्दों का क्रम सही नहीं है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया गया है। तेरे को मैंने देना है, उसका क्या तुमको मुझे देना है। देखिए बच्चों यहाँ पर सभी अशुद्ध वाक्य, अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा
तो आप कुछ इस तरीके के वाक्य को भी सही ठहरा देंगे। ये भी सारे वाक्य आपके गलत है, सही वाक्य आपको यहाँ पर दी गए। इसीलिए बच्चों हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। पूरी ग्रामर की जब तक आपको ज्ञान नहीं रहेगी तब तक आप शुद्ध और अशुद्ध भाषा को परिवर्तित या फिर उसके बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चौथी उदाहरण, शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। शब्दों की वर्तनी देखिए, परीक्षा, परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है, गलत है। डिब्बा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा रहता है, डिब्बा, डिब्बा भी देखिए बच्चों गलत लिखा गया है, ड में छोटी की मात्रा रहता है। परमात्मा तो परमात्मा लिख दिया है। ये आपके गलतियां हैं जिन्हें यहाँ पर सुधारा गया है। यही बताया जा रहा है व्याकरण का क्या उपयोग होता है हमारी जिंदगी में। मैंने देखिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत बोलते सीधा कहना इस तरीके का सब गलत, ये सारे आपके क्या हैं, गलत हैं। ये आपके मौखिक रूप से गलत भाषाएं बोली जा रही है। वही बच्चों कहा जा रहा है कि जब हम कोई चीज़ को शुद्ध रूप से बोलते हैं, कहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम व्याकरण के अंदर ही सीख पाते हैं। ठीक है बस। क्या आप जानते हैं इन अशुद्धियों को पता हमें कैसे चला, हमने इनके शुद्ध के रूप से कैसे लिखा, यह सब ज्ञान हमें व्याकरण ने दिया है। ठीक है बच्चों, यही मैंने समझाने का प्रयास किया। व्याकरण ही हमें शुद्ध अशुद्ध के प्रयोग के बारे में बताता है। ठीक है गाइस, इसी के साथ आपको भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है। इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। अब देखिए आपने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का भी विकास जरूरी है। हम कितने भी सभ्य हो जाएं, लेकिन जब तक हमारी भाषा नहीं सही रहेगी हम उसे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल मनुष्य ही नहीं ही सही रूप से भाषा का प्रयोग करता है। देखिए बच्चों, मनुष्य कैसे सही रूप से भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि वो सबकी भाषाओं को समझता है, सबकी भाषाओं को समझ सकता है और उसकी संकेत के माध्यम से उसे समझा भी सकता है, उसे ट्रेन करके अपनी भाषा भी समझा सकता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित, ये भी समझ गए। भारत के संविधान में 22 भाषाएं स्वीकृत की गई। इसके लिए आपको होमवर्क भी दिया गया। उन 22 भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती है ये आपको नोट डाउन करके बताना है। ठीक है गाइस। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ये भी आपने जान गए। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा एवं राज्यभाषा है। देखिए गाइस, यहाँ पर भी आपके बुक में मिस प्रिंटिंग की भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है गाइस। ये आप कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए, भारत की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। राष्ट्रभाषा को आपको बुक में प्रिंट हो गई है, ये गलत है। आपको ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी पूछ दे तो कह दिया जाएगा कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं। इसके लिए बहुत विवाद होते हैं बच्चों, इसलिए भारत के संविधान में एक अलग से सेक्टर बनाकर लिख दिया गया, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, भारत की राजभाषा है और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश को भी मान्यता दी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होप करते हैं आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कृपया करके इस वीडियो को 2 बार देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।